साथियों नमस्कार। प्रद्युम्न क्लासेस में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। साथियों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम सामाजिक सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य में संज्ञान एवं अधिगम विषय के संबंध में कंटिन्यू अध्ययन कर रहे हैं और आज इस 5वें वीडियो के तहत आज हम शिक्षा के आधारों की समझ के अंतर्गत शिक्षा का दार्शनिक आधार के संबंध में समझने का प्रयास करेंगे। तो साथियों, आइए हम इस विषय वस्तु को समझते हैं। दर्शन का अर्थ। सबसे पहले हम यह जानने की कोशिश करें कि दर्शन का वास्तविक अर्थ क्या होता है। साथियों, आप सब ने किसी वस्तु को बहुत बारीकी से देखा होगा, अपनी आँखों से अवलोकन किया होगा और हम अपने दैनिक जीवन में लगातार किन्हीं तथ्यों को या वस्तुओं को समझते ही रहते हैं, लेकिन यह दर्शन नहीं है। दर्शन को समझने के लिए आइए हम इसके अंग्रेजी का जो वर्ड है उसको समझने का प्रयास करें। फिलोसॉफी का जो शाब्दिक अर्थ होता है वह ग्रीक वर्ड से लिया गया है और आप यहाँ देखेंगे कि पहला जो वर्ड है वो है फिलोस का तात्पर्य होता है प्रेम या अनुराग, प्रेम करना या अनुराग करना। इसका जो दूसरा टर्म है जो है सोफिया, और सोफिया का अर्थ होता है ज्ञान, नॉलेज। तो इस प्रकार जो फिलॉसफी अंग्रेजी का वर्ड है वो ग्रीक वर्ड से लिया गया है और ग्रीक वर्ड के अनुसार इसे दो भागों में विभक्त किया गया है। पहला फिलोस, जिसका मतलब प्रेम या अनुराग होता है, और सोफिया का मतलब होता है ज्ञान। आइए इसको और भी बारीकी से समझने का प्रयास करते हैं। ज्ञान के प्रति अनुराग होना, यानी हम ज्ञान के प्रति आकृष्ट हो जाते हैं या हम इच्छा रखते हैं कि हम ज्ञान को जानें। उसी प्रकार ज्ञान की प्यास, ज्ञान को जानने की इच्छा लगातार रहना, उसको ज्ञान की प्यास कहेंगे। यानी हम ज्ञान के बारे में लगातार आकृष्ट होते रहते हैं और जानने की इच्छा रखते हैं। ज्ञान से प्रेम करना, लगाव होना, जानने की ललक होना। तो दर्शन को हम इन शब्दों के माध्यम से बहुत अच्छे तरीके से समझ सकते हैं। तो साथियों, आपने यह जाना कि जो हम सामान्य आँखों से जो हमें दिखाई देता है वह वास्तविक हो सकता है या नहीं हो सकता है, उसके बारे में हम नहीं कह सकते। लेकिन जब हम ज्ञान के दृष्टिकोण से उसको देखते हैं और समझने का प्रयास करते हैं तब हम दर्शन के क्षेत्र में प्रवेश करते हैं। आइए हम देखें कि संस्कृत में इसे क्या कहा गया है। संस्कृत के अनुसार दृश्य जो शब्द है उसका तात्पर्य होता है प्रेक्षण, और प्रेक्षण का तात्पर्य है प्रकृष्ट इक्षण। और इसका अर्थ क्या होता है? किसी वस्तु को अत्यंत गहराई से परखना। यदि हम किसी भी वस्तु को अत्यंत गहराई से का तात्पर्य है कि हम बहुत ही समझदारी से उसको जांचते हैं, परखते हैं, परीक्षण करते हैं, अवलोकन करते हैं, तब हम दृश्य के तहत कार्य कर रहे होते हैं। यानी हम दर्शन के अंतर्गत उसको समझते हैं। आँखों से नहीं बल्कि अंतर्ज्ञान से जानना। अंतर्ज्ञान का मतलब होता है कि हम अपने मानसिक बुद्धि से या फिर विवेचना से या अंतर चक्षु होता है, अंतर जो आँख कह सकते हैं, अंतर चक्षु का मतलब आँख से हम जानने की कोशिश करते हैं, अंतर सूझ से या फिर अंतर्दृष्टि से जानने की कोशिश करते हैं। तो हम सामान्य आँखों से नहीं बल्कि हम अंतर्ज्ञान से किसी वस्तु को समझते हैं। उसी प्रकार एकम सद विप्राह बहुधा वदन्ति, यह संस्कृत में बताया गया है
किसी वस्तु को बहुआयामी दृष्टि से देखना। हम केवल एक आयाम से ना समझें बल्कि उसको बहुआयामी दृष्टिकोण से समझने का प्रयास करें। हम उसके सभी कैरेक्टर्स को, सभी लक्षण को जानने का प्रयास करें। दृश्यते अनेन इति दर्शनम, इसको समझे। दर्शन तन और मन की आंखों से ज्ञान कराता है। इसका तात्पर्य यह है कि हम तन से तो, तन की जो आँखें हैं, हमारी जो सामान्य आँखें हैं, उसके माध्यम से तो हम किसी वस्तु को समझने का प्रयास करते हैं, लेकिन हम उसको मन की आँखें यानी अंतर्ज्ञान से भी मिलाकर देखने की कोशिश करें और दोनों के मिलान करने से उस वस्तु की वास्तविकता हमें ज्ञात होती है और हमें पता चलता है कि वास्तव में वह वस्तु कैसी है। तो हम ऐसा भी कह सकते हैं, जो वस्तु जैसी है उसको उसी रूप में हमको समझना है, और यह दर्शन शास्त्र के माध्यम से संभव हो सकता है। फिर हम देखें दर्शन को पूर्ण कब माना जाता है। जब हम दर्शन शास्त्र के तहत अध्ययन करते हैं तब इस प्रक्रिया को पूर्ण कब माना जाए, यह समझने का प्रयास किया जाए। आइए देखते हैं। तो इसमें 3 प्रक्रियाएं बताई गई हैं। पहला हम ये देखें ज्ञान मीमांसा, और दूसरा देखें तत्व मीमांसा, और तीसरा नीति मीमांसा। यदि हम इन तीनों प्रक्रियाओं के माध्यम से ही दर्शन किया जाता है, यदि हम किसी वस्तु को देखते हैं या दर्शन करते हैं, तो इसका तात्पर्य यह है कि हमें इन 3 प्रविधियों का उपयोग करना होगा, और तभी हम किसी वस्तु को वास्तविक रूप से समझ सकते हैं, मीमांसा के द्वारा समझ सकते हैं। गहरी चिंतन या अंतर्दृष्टि से हम किसी वस्तु को समझ सकते हैं। तो ज्ञान मीमांसा के तहत ज्ञान और विश्वास के आधार पर किसी वस्तु को समझना, एपिस्टेमोलॉजी इसे इंग्लिश में कहते हैं। उसी प्रकार दर्शन के तहत तत्व मीमांसा का मतलब है किसी वस्तु के अस्तित्व को समझना, उसका वो अस्तित्व उसी प्रकार से है जो हमको आँखों से, सामान्य आँखों से दिखलाई पड़ता है। इसको बोलते हैं मेटाफिजिक। और तीसरा है नीति मीमांसा के आधार पर समझना। नीति मीमांसा का आधार पर समझना का तात्पर्य है नैतिक मूल्यों को समझना, नैतिक दृष्टि से वह वस्तु किस प्रकार की है। तो ज्ञान की दृष्टि से, मूल्य की दृष्टि से और तत्व की दृष्टि से हम किसी वस्तु को गहराई से समझने का प्रयास करते हैं, वैल्यू एपिस्टेमोलॉजी के तहत। आइए हम अब देखें कि शिक्षा का दार्शनिक आधार क्या है। फिलोसॉफिकल फाउंडेशन ऑफ एजुकेशन। तो जो शिक्षा है उसका दार्शनिक पक्ष क्या कहता है। हम शिक्षा को बिना दार्शनिक पक्ष के आधार पर विकसित नहीं कर सकते। तो दार्शनिक पक्ष के आधार पर शिक्षा का विकास किया जाता है या फिर शिक्षा को हम समझ सकते हैं। तो दर्शन शास्त्र का कार्य, यहाँ पर हम कहेंगे कि दर्शन शास्त्र का कार्य क्या है। तो शिक्षा को बौद्धिक आधार देना। हम किसी भी समस्या को, या हम कहें शिक्षा की ऐसी बहुत सारी समस्याएं होती हैं जिसको हम बुद्धि से समाधानित करते हैं। तो शिक्षा को बौद्धिक आधार देना का मतलब है कि हम उसमें समावेश यह करें कि वह बौद्धिक आधार पर उस समस्या का हल हो सके। शैक्षिक चिंतन कर निष्कर्ष तक पहुंचना। जब भी हम जो शिक्षा की विषय वस्तु है उसका चिंतन करते हैं कि वह सही है कि नहीं है, तो हम एक निष्कर्ष पर पहुंचते हैं, उसका आकलन करते हैं और यह चिंतन के फलस्वरूप होता है। तो चिंतन भी एक प्रकार का दार्शनिक प्रक्रिया है। शिक्षा को प्रभावशाली बनाना। शिक्षा तभी प्रभावशाली बन सकती है जब हम चिंतन के आधार पर निष्कर्ष निकालते हैं।
या दार्शनिक रूप से किसी वस्तु को समझते हैं और शिक्षा में उसको रखते हैं और विद्यार्थियों तक यदि उसका प्रचार प्रसार करते हैं, तब वह प्रभावशाली रूप से समझा जाता है। जब हम दार्शनिक प्रविधि विधियों का प्रयोग करते हैं शिक्षा में, तभी शिक्षा को प्रभावशाली बनाया जा सकता है। शिक्षा को सैद्धांतिक आधार प्रदान करना, शिक्षा में जितने भी सिद्धांत निर्मित किए जाते हैं वह सब दार्शनिक आधार पर निर्मित किए जाते हैं। तार्किक चिंतन करना, हम तर्क के आधार पर चिंतन करते हैं और रिजल्ट तक पहुंचते हैं। आलोचनात्मक मीमांसा करना भी एक प्रकार की प्रक्रिया है, जब हम उसके दोनों सकारात्मक और नकारात्मक पक्ष को समान रूप से लेकर के किसी अच्छे निष्कर्ष तक पहुंचते हैं और उसकी उपयोगिता को सिद्ध कर पाते हैं। तो इस प्रकार जो शिक्षा का बौद्धिक आधार है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है और इन आधारों के आधार पर शिक्षा का विकास हो सकता है या उसकी स्वरूप को हम निर्धारित कर सकते हैं। फिर हम देखें दर्शन शास्त्र का कार्य किस आधार पर संपन्न होता है। तो हमने आपको बताया था कि ज्ञान मीमांसा, तत्व मीमांसा और मूल्य मीमांसा, ये जो तीन यहाँ पर प्रविधियाँ दी गई हैं, तीनों जो प्रविधियों के माध्यम से हम शिक्षा के विभिन्न तथ्यों को समझ सकते हैं। तो पहला जो तथ्य है, शिक्षा संबंधी विभिन्न तथ्यों एवं सुझावों की जांच करना। यदि हम शिक्षा के क्षेत्र में बहुत सारे जो तथ्य होते हैं या सुझाव होते हैं उसको कैसे सम्मिलित करें शिक्षा में, तो उसकी हमें जांच पड़ताल करनी होती है, परीक्षण करना होता है और उन तथ्यों को जांच कर ही हम शिक्षा में समावेशित करते हैं। लेकिन ये तीनों आधार पर, इन तीनों प्रविधियों के आधार पर ही हम शामिल करते हैं। उसी प्रकार इन तीनों प्रविधियों का प्रयोग करते हुए हम विभिन्न दार्शनिक तरीकों से ज्ञान को स्पष्ट करते हैं। दर्शन के बहुत सारी प्रविधियां होती हैं, विधियां होती हैं या टेक्निक्स होते हैं। उन आधारों के आधार पर हम ज्ञान को स्पष्ट कर पाते हैं और जब भी हम ऐसा करते हैं तो इन तीनों जो मान्यता प्राप्त प्रविधियां हैं उनका हम प्रयोग करते हैं। व्यक्ति के जीवन लक्ष्य को निर्धारित करना, यदि हम मनुष्य के जीवन के लक्ष्य को निर्धारित करने जा रहे हैं तो चिंतन मनन करेंगे, उनके सबल पक्षों को हम जांच करेंगे, उसके पश्चात हम किसी भी व्यक्ति के जीवन या फिर हम जीवन मूल्यों को निर्धारित कर सकते हैं या उनके जो लक्ष्य हैं वो निर्धारित किए जा सकते हैं। शिक्षा व्यवस्था द्वारा व्यक्तियों की समस्याओं को पहचान कर दूर करना, शिक्षा की व्यवस्था के अंतर्गत बहुत सारी समस्याएं होती हैं और व्यक्तियों की भी समस्याएं होती हैं, सिस्टम की बहुत सारी समस्याएं होती हैं। इन समस्याओं की पहचान भी हम दार्शनिक तरीके से करते हैं और उसके पश्चात उसका समाधान भी हम दार्शनिक तरीकों से करते हैं। आइए देखें कि और भी क्या दिया गया है दर्शन शास्त्र के कार्य के संबंध में, या यह किस प्रकार से आधार हो सकता है। तो पुनः हम तीनों प्रविधियों का प्रयोग करते हैं और हम ये देखते हैं कि शिक्षा की प्रकृति की समझ होनी चाहिए। शिक्षा गतिशील है या परिवर्तनशील है, लचीली है कि दृढ़ है। इस प्रकार हम शिक्षा को समझने का कार्य दर्शन शास्त्र के द्वारा कर सकते हैं और शिक्षा को एक प्रकार से आधार मिलता है। शिक्षा कैसी होनी चाहिए, प्रत्येक स्तर पर शिक्षा की व्यवस्था कैसी होनी चाहिए, विषय वस्तु कैसी होनी चाहिए, पाठ्यक्रम कैसे होना चाहिए, शिक्षण सामग्री कैसे होना चाहिए, इस प्रकार का जो निर्धारण होता है वो दर्शन शास्त्र के द्वारा निर्धारित किया जाता है। शिक्षा संबंधी पाठ्य सामग्री क्या हो, प्रत्येक स्तर पर जो विषय होते हैं उसमें पाठ्य सामग्री किस प्रकार से होना चाहिए, पाठों का क्रम कैसे होना चाहिए इत्यादि, इन सभी बातों का निर्धारण इन तीन प्रक्रियाओं के माध्यम से किया जाता है। ज्ञान की समझ किस प्रकार से होनी चाहिए, हम जो ज्ञान
प्राप्त कर रहे हैं वो सत्य है कि असत्य है, किस विश्वास पर टिका हुआ है, उसकी प्रामाणिकता क्या है, यह सभी बातें दर्शन शास्त्र के आधार पर जानी जाती है। ज्ञान प्राप्त करने की प्रक्रिया, हम जानते हैं कि जो ज्ञान प्राप्त करने की प्रक्रिया है वही शिक्षा है। उसकी बहुत सारी प्रविधियां हैं, विधियां हैं, इन सभी को हम दर्शन शास्त्र के आधार पर जान सकते हैं, समझ सकते हैं और अप्लाई कर सकते हैं। तो साथियों, आपको यह वीडियो कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिए ताकि मैं और भी बेहतर वीडियो बना सकूं। और साथ ही आप इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और तब के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद और नमस्कार।